Unacademy. Let's crack it. क्वांट्स में पहले तो बेसिक्स क्लियर करने, मतलब इसको टेबल्स वगैरह याद करनी चाहिए। 25 तक शर्माना नहीं चाहिए इसमें कि अपन टेबल्स याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राइट। और स्क्वायर क्यूब ये सब ज़रूरी है क्योंकि इससे अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। बिल्कुल। और फिर प्रीलिम्स के लिए 3-4 चैप्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज करते हैं। ओके। जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसमें अपन मैथ्स में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं और आते नंबर यहीं से हैं। प्रीलिम्स में अपन अर्थमेटिक नहीं भी अटेम्प्ट करते तो भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बिना अर्थमेटिक के भी हम क्वांट्स अपन डीआई भी कर लेंगे अटेम्प्ट तो फिर हो जाएगा। ओके ठीक है, मतलब अर्थमेटिक को प्रीलिम्स में स्किप किया जा सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक का जितना मैंने सुना है काफ़ी अच्छा सेक्शन आता है, 10 से 12 नंबर के आते हैं मैम। लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ ही दें अपन, ऐसा है कि जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते क्योंकि 1-2 नंबर के ही आते हैं और सबका वेटेज सेम ही होता है। राइट। तो अपन को ऐसा नहीं कि पहले अप्रोच ये लगानी चाहिए कि जो स्पीड मैथ है अपन उसको पहले कर लें। बच्चे यही गलती कर रहे हैं यहाँ पे कि स्पीड मैथ ना अटेम्प्ट करके पहले अर्थमेटिक कभी कभी अटेम्प्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो पूरा पेपर इनका सॉल्व नहीं हो पाता है। हाँ, उसमें टाइम, अर्थमेटिक में हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। हाँ। और ये बाकी टॉपिक्स में हमें टाइम कम लगता है क्योंकि नंबर 1 नंबर का ही आ रहा है, इससे अच्छा अपन स्पीड मैथ्स कर लें उसको अर्थमेटिक करने से अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और अपने को 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना चाहिए एक क्वेश्चन में। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट बताया आपने कि हमें 40 सेकंड्स मैक्सिमम टाइम होना चाहिए पर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वांट्स में ऐसा कोई टॉपिक जहाँ से हर स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए? क्वांट्स में जैसे कुछ बच्चे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, या सबका अपना अपना स्टार्टिंग एक टॉपिक होता है। आपके अकॉर्डिंग आपका पहला टॉपिक कौन सा था? परसेंटेज और रेशियो। ओके, ये हमें हेल्प करते हैं। ये दोनों होते हैं डीआई सॉल्व करने में, जब अपन डीआई सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा। और भी चैप्टर्स होते हैं उसमें परसेंटेज का तो सारे चैप्टर्स में ही काम आ रहा है। हाँ राइट। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें परसेंटेज का काम ना आ रहा हो। बिल्कुल। और रेशियो का भी सारे चैप्टर्स में काम आ रहा है, SICI में कहीं भी। हाँ, तो और कुछ ऐसा क्वांट्स में जो बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? हाँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करते हैं फिर बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। राइट। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस किया करते थे? रेगुलर प्रैक्टिस, एक चैप्टर कम से कम 300-400 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहले लगेगा कि धीमी है स्पीड, वो प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ती है। स्पीड पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द स्पीड। हाँ। स्पीड कैसे हम लेकर आए, मेंस में की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो उस पर हम धीरे-धीरे बात करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं आपसे कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे आपने क्वांट्स में काफ़ी कुछ बताया, एंड ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। जैसे हम लोग रीजनिंग में कहते हैं कि हमें पजल्स में 3 मिनट देने चाहिए, उसी तरह से मैथ्स में भी हम लोगों को पर क्वेश्चन 40 सेकंड मैथ्स होना चाहिए हमारा। हाँ। उसी के अंदर अंदर हमारा सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ मूव करते हैं। तो रीजनिंग कैसी थी आपकी? रीजनिंग ठीक थी मैम, पजल्स में प्रॉब्लम आती थी। पजल्स में प्रॉब्लम आती है, तो आई गेस सभी को आती है, हम सभी लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है। तो कैसे इंप्रूव करते हैं पजल्स? क्या कोई मैजिक होता है, कैसे इंप्रूव हो जाता है? नहीं, मैजिक नहीं होता है। वो स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी लगा था। एक पजल को सॉल्व करने में 20 मिनट लग गए थे। और मुझे लगे कि 20 मिनट तो पेपर प्रीलिम्स का ही होता है पूरे रीजनिंग का, तो कैसे हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते होने लगा था। देखिए, तो इतने सभी से सुना है मैंने कि हम भी सारे दिन क्लास में बोलते रहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो क्या प्रैक्टिस से ही पजल्स इंप्रूव हो जाते हैं? हाँ मैम, हाँ, प्रैक्टिस से ही होगा। पहले अपने को एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, राइट। फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाना है। ओके। हाँ, पजल में यही है। तो आप पजल्स डेली प्रैक्टिस किया करते थे? हाँ मैम, डेली पजल प्रैक्टिस। ओके, तो हमें पर डे बेसिस पे कितनी पजल्स बनानी चाहिए? 7 to 8 पजल। तो आप कितना टाइम डिवोट करते थे? स्टार्टिंग में तो मैं 3 पजल ही कर पाता था दिन भर में। ओके। हाँ, मतलब जितने घंटे भी देता था रीजनिंग के लिए। तो फिर जब वो होने लगा कि टाइम कम लग रहा है तो फिर ज़्यादा पजल सॉल्व करने लगे थे। तो अब 20 मिनट से 3 मिनट्स तक आना, इट्स अ बिग डील। यस मैम। कि कहाँ हमें एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन में 20 मिनट लग रहे हैं और कहाँ हम 3 मिनट तक उसको कवर अप कर ले रहे हैं। तो ये ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। आपको कितना टाइम पीरियड लगा था? जैसे बच्चे एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि मैम हमने क्लासेस लगाई, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट स्टिल हमारी स्पीड इंप्रूव ही नहीं हो रही है। तो कैसे उसको, कितना टाइम पीरियड हमें लग जाता है कि हाँ भाई इतना टाइम आपको पेशेंस रखना होगा? तो हमें थोड़ा बताएं कि कितना टाइम आपको लगा था? रीजनिंग का सिलेबस तो 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। नॉट सिलेबस, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में स्पीड के लिए 1 मंथ लग जाएगा, मिनिमम 1 मंथ। हाँ, अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें इंग्लिश का भी रोल होता है।
हाँ, रीडिंग का एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि रीजनिंग हमारी इंग्लिश से भी कनेक्टेड होती है। हाँ, क्योंकि पजल्स में सबसे ज़्यादा हमें रीड करने की ज़रूरत होती है, अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी डायरेक्टली प्रॉब्लम आएगी। प्रीलिम्स की जो रीजनिंग का सेक्शन एक तो ठीक है, हमारा पजल्स हो गया, लेकिन उसके अलावा जो मिसलेनियस सेक्शन होता है उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? कैसे उसमें भी, क्या हम उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं मैम, 35 आउट ऑफ 35 भी हो जाते हैं लोगों के। ओके, आपके कभी आए हैं 35? आए थे प्रीलिम्स में आए हैं आपके 35 आउट? वो प्रैक्टिस से ही हुआ है, प्रैक्टिस करते रहो तो हो जाता है। रीजनिंग में ऐसा ही है कि एक बार कॉन्सेप्ट बन गया फिर अपने को प्रैक्टिस ही करनी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अभिजीत अब थोड़ा सा इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं। ऑल्दो आप बता चुके हैं कि आईएएस आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर भी अगर एक लर्नर है जो जिसकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स होते हैं जिनकी ज़्यादातर इंग्लिश ही वीक होती है। सबसे पहले कम्युनिटी आती है जिनकी इंग्लिश वीक होती है, फिर आते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है, फिर थोड़े बहुत रह जाते हैं जिनकी रीजनिंग वीक होती है। तो इंग्लिश के लिए लर्नर्स को क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रॉन्ग? इंग्लिश के लिए तो मेरा मानना है कि अपने को वो करना चाहिए, सबसे पहले नॉवेल्स पढ़ना चाहिए। नॉवेल्स में क्या बहुत इजी लैंग्वेज होती है, वो सबको समझ आ जाती है। ओके, कोई नॉवेल आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई भी नॉवेल, मैं तो ईट दैट फ्रॉग करूंगा सजेस्ट। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। ईट द फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग, हाँ, ओके। सबसे ज्यादा उसमें स्टडी से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। ओके, द आर्ट ऑफ लेजीनेस भी है इसमें भी, okay. कि अपन कैसे लेजीनेस को भगाएं, ये सब। ओके, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें, बुक्स पढ़नी चाहिए लोगों को। ओके, सो अभिजीत, जैसे आपने कहा कि आप नॉवेल्स रीड करते थे और नॉवेल से आपको बहुत हेल्प मिली है, लेकिन सपोज करिए अगर कोई बिगिनर है जिसको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में क्या चीज़ होती है, क्या सब्जेक्ट है, क्या नाउन है, तो उनके लिए, ऐसे लर्नर्स के लिए क्या करना चाहिए उनको बेसिक्स पढ़ना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये चीज़ें, और टेंस पढ़ना चाहिए। ओके, इससे हेल्प मिलेगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी कि कहाँ पे अपनी एरर्स वगैरह आ रही है। तो क्या हमें इनको डीप डाउन पढ़ना चाहिए? अगर हम देखें नाउन, प्रोनाउन, ये सारे टॉपिक्स बहुत लेंथी भी हैं। नॉर्मल समझ आ जाती, नॉर्मल पढ़िए, बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को डीप डाउन पढ़ना पड़ेगा। मतलब मेजर सेक्शन क्या होना चाहिए हमारा इंग्लिश में जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए और टेंस पढ़ना चाहिए। इससे पता चल जाएगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहाँ पे आ रही हैं। ओके, हम रिलेट कर पाएंगे उसके बाद। और फिर इसके बाद वही नॉवेल्स पढ़ना है। फिर नॉवेल्स से समझ आने लगे कि अच्छा ये चीज़ें पढ़ के समझ आने लगी हैं, तो फिर अपन न्यूज़पेपर या कि करंट अफेयर्स में स्विच कर सकते हैं। ओके, करंट अफेयर्स भी हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं? हाँ मैम, क्योंकि वो भी इंग्लिश ही है, अपन करंट अफेयर्स रीड कर रहे हैं मतलब इंग्लिश रीड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तीर से दो निशान लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को हिंदी में पढ़ना प्रेफर करते हैं। हाँ। और इनफैक्ट रीजनिंग को भी हिंदी में पढ़ना प्रेफर करते हैं। हाँ। तो क्या ये ठीक है कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो और रीजनिंग और करंट अफेयर्स को अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो क्या हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे उसके साथ? नो मैम, नहीं, उसके लिए सब कुछ इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है, हमें उसमें हेल्प मिलेगा। हाँ, सब हेल्प मिलती है मैम। ओके, सो अभी जैसे हमने क्वांट्स में हमने कहा कि हमें परसेंटेज पर फोकस करना चाहिए, रीजनिंग में हमें पजल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसे इंग्लिश में भी क्या ऐसा कोई सेक्शन होता है? इंग्लिश में भी कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इंग्लिश में भी कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ से स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या ईजिली स्कोर वहाँ से हो जाएगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, उसमें से 9 to 10 नंबर्स आ जाते हैं। ओके, पैराजम्बल कर सकते हैं, पैराजम्बल्स में भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ओके, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि रीड करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आने लगेगी। इसके लिए फिर आप मॉक्स वगैरह दीजिए। ओके, सो अभिजीत, आपने प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जो आपको हेल्प करी हो? प्रीलिम्स के लिए मैंने ये किया था कि अपने को टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। ओके, कि अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट करना है। अच्छा, पेपर के 2 months पहले, कि जैसे मैथ्स है तो ये टॉपिक डेली करने हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें, स्पीड मैथ्स करनी है। और रीजनिंग में पजल्स सबसे ज़्यादा करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में रीडिंग करनी है और ग्रामर के बेसिक रूल्स पते होने चाहिए। ओके, और इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अपने को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो अच्छा नहीं लगता।
तो मैं ये करता था कि अगर मैंने 300 क्वेश्चन एक हफ्ते में लगाए थे, 400 क्वेश्चन या कि एक दिन में 100 क्वेश्चन लगाए हैं, तो मैं बाहर जाके कुछ खा लिया करता था और बाइक्स चला लिया करता था। मुझे बाइक चलाने का शौक है और मंदिर में जाके बैठा करता था बाइक से जाके। यस मैम। नाइस, मतलब आप अपने आप को रिवॉर्ड दिया करते थे। यस मैम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप अपने आप को डेली टारगेट्स भी दिया करते थे कि मुझे? यस मैम, किस तरह डेली से? टारगेट्स, टारगेट्स बनाने बहुत ज़रूरी। बिना टारगेट्स के अपन कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अपने को मैं डेली टारगेट देता था कि मुझे रीजनिंग में इतने क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चन रीजनिंग में करने हैं। ओके। ये जब पेपर आने वाला था तब की बात है। और इंग्लिश में भी ऐसे ही और रीजनिंग मैथ में भी ऐसे ही, तीनों में ऐसे ही कि अपने को टारगेट बना लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं पेपर के 1 महीने पहले। तो आपने कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते थे? एक चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन। 300-400 क्वेश्चन? यस मैम। एक चैप्टर के? हाँ। ओके, तो मतलब आपने इंडिविजुअली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी है? प्रैक्टिस करी है। ओके। Unacademy. Let's crack it.